औरंगाबाद सीट को ये मान के चला जा रहा था कि औरंगाबाद का तो नाम रख दिया गया था मिनी चित्तौड़, और राजपूत ही जीत सकता है। ये भ्रम टूट गया। तेजस्वी यादव की समीकरण को तोड़ा जा सकता है बशर्ते कि कोई सेकुलर चेहरा हो और मजबूत चेहरा हो। ये सिर्फ मंत्री से पेट नहीं भरेगा, हमें बाकी चीजें चाहिए। जनता ने क्या भाजपा को ये बताने की भी कोशिश की कि आप सिर्फ एक आदमी के नाम के जीते नहीं जीत सकते। तो ये काम कर दिया और उस काम को गिना गिना के आप चुनाव जीतते रहिएगा। जी नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि आपके साथ इम्पैक्ट लाइव पर। और आज जनमन की बात में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान असितनाथ तिवारी जी, जो एक पूर्व पत्रकार है, पत्रकारिता से गहरा नाता रहा है, साथ ही साहित्यकार हैं, कवि हैं और सबसे बड़ी बात राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। इम्पैक्ट लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। राजनीति तो सबसे बर्निंग टॉपिक रहता है हमारे में, मतलब आपस में लोग इतनी ज़्यादा चर्चा और विश्लेषण सब कुछ कर डालते हैं अपने इनसे ही कि राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पर जो बेसिक होता है वो आप जैसे लोग बता पाते हैं। तो अभी भी लोकसभा चुनाव बीता है, तो इस चुनाव का कैसा असर पड़ा है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। देखिए, व्यापक पैमाने पर अगर देखें, ठीक, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश दिया है कि आप चाहे जितनी धार्मिक यात्राएं कर लीजिए, लौट के आपको घर आना, और घर आने पर आपकी वही चुनौतियां होती कि जब आप यात्राएं करके घर लौटते हैं तो बच्चे आपकी पोटली टटोलते हैं। वो सफ़र का गर्द गुबार नहीं लेते, तो सफ़र में कितनी मुश्किलें आएंगी, कितनी थकान हुई होगी, बल्कि पोटली टटोलते हैं कि भाई बाबूजी आए, पिताजी आए तो मेरे लिए वहाँ से क्या लेके आए। वाइफ की भी उम्मीदें रहती है कि मेरे लिए क्या लेके आए। तो आप धर्म की चाहे जितनी राजनीति कर लीजिए, अंत में असली मुद्दे मुंह बातें खड़े हो जाते हैं। वो है रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, इन जरूरतों को कैसे आप पूरी करेंगे। तो जनता ने एहसास कराया है व्यापक पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को कि आप असली मुद्दों पर अब आइए। हो गई धर्म की बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन रोजगार भी एक मुद्दा है, महंगाई भी एक मुद्दा है। तो इन मुद्दों पर वापसी के संदेश जनता ने दिए, एक पहला संदेश था। दूसरा, बिहार की राजनीति में मैं एक बड़ा क्रांतिकारी चुनाव से मानता हूँ। जैसे कई गढ़ और गहवर टूटे हैं। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से, पिछले 10 वर्षों 20 वर्षों से नहीं, आज़ादी के बाद से औरंगाबाद सीट को ये मान के चला जा रहा था कि औरंगाबाद का तो नाम रख दिया गया था मिनी चित्तौड़, तो राजपूत ही जीत सकता है। ये भ्रम टूट गया। ये भ्रम टूटा कि अगर एक मजबूत इक्वेशन, मजबूत समीकरण दूसरा दे दिया जाए तो इस बार कुछ राज जीत गया। और में आरपी सिंह हार थे, वहां भाजपा माले ने जीत दर्ज की। और मजेदार ये हुआ कि पूर्णिया में पप्पू यादव ने यादव वोट भी लिए और मुस्लिम वोट भी लिए। मतलब जो ये मान के चला जाता था कि यादव और मुस्लिम तो आरजेडी का, तो पूर्णिया ने एक विकल्प दिया कि नहीं, अगर कोई मजबूत उम्मीदवार दूसरे दल के लोग भी दे दें तो तेजस्वी यादव की समीकरण को तोड़ा जा सकता है बशर्ते कि कोई सेकुलर चेहरा हो और मजबूत चेहरा। बिल्कुल। तो दलों के हिसाब से जैसे आप बात करें, तो कौन से दल पर इस चुनाव का कैसा असर पड़ा? अलग देखिए, सब पर असर पड़ा है। सब पर असर इसलिए पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को औरंगाबाद जैसी सीट गंवानी पड़ी, जहाँ ये मान के चला जाता था कि राजनीति तो कोई कर नहीं सकता, उसने हारा दिया, आरा सीट गंवानी पड़ी। मैं इसको आगे ले चल के बात करना चाहता हूँ। जब पप्पू यादव की जीत का आप विश्लेषण कीजिएगा या औरंगाबाद में सुशील सिंह के हार का विश्लेषण कीजिएगा, तो इसका मतलब यह है कि जो गढ़ और गहवर हम मान के चलते हैं कि भाई जैसे निशा भारती, ये मान के चला जाता है कि पाटलिपुत्र सीट पर कोई यादव ही जीत सकता है। लेकिन ये चुनाव ये संकेत देता है कि नहीं, आप गैर यादव दूसरा समीकरण वहां खड़ा कर दें और कोई मजबूत उम्मीदवार उस समीकरण के तहत दें तो आप ये गढ़ भी तोड़ सकते हैं। सही सही। आप पटना सिटी का गढ़ भी तोड़ सकते हैं। मतलब जो हमें मान के चलते हैं कि फला सीट से तो सिर्फ फला जाति के लोग जीत सकते हैं, इस चुनाव ने भ्रम तोड़ा और ये बताया कि नहीं, आप वहाँ दूसरा समीकरण खड़ा कीजिए, दूसरे समीकरण के तहत मजबूत उम्मीदवार दीजिए, तो वो गढ़ और गाँव टूटेंगे। तो तमाम राजनीतिक दलों के लिए बड़ा संदेश इस चुनाव। बड़ी बात है। तो ये तो हुई दलों की बात। आम जनता की क्या प्रतिक्रियाएं रही, अपेक्षाओं पर बाद में आएंगे, प्रतिक्रियाएं क्या रही इस चुनाव के? देखिए,
चुनाव तो एक तरफा दिख ही रहा पहले से जी और ये भी साफ दिख रहा था कि भाजपा को कुछ सीटों का नुकसान है और कई जगहों पर जो पिछला मार्जिन था वो भाजपा नहीं रहेगी। उसकी स्पष्ट दो वजहें दिख रही। एक कि लोग मोदी सरकार से थोड़े नाराज थे, मोदी जी को तो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोग ये भी चाह रहे थे कि उनको एहसास भी हो कि सिर्फ मंत्री से पेट नहीं भरेगा, हमें बाकी चीजें चाहिए। जब दूसरी बात दिख रही थी स्थानीय स्तर पर सांसदों से लोग अखिनाए थे। भाजपा ने जहाँ उम्मीदवार बदले वहाँ वो पुराने बाजी को दोहराने में सफल रहे, लेकिन जहाँ एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उसने उम्मीदवार नहीं बदले वहाँ या तो मार्जिन कम हुआ या फिर भाजपा को हार का सामना करना। तो कुल मिला के जनता ने कई तरह के मैसेज दिए। जनता ने क्या भाजपा को ये बताने की भी कोशिश की कि आप सिर्फ एक आदमी के नाम के जीते नहीं जीत सकते। दूसरा, भाजपा ने उस आदमी को ये बताने की कोशिश की कि आप भी भ्रम मत पाइए कि आप अपने नाम के बदौलत ही अजय हैं। तो कई सारे संकेत इस चुनाव ने दिए हैं राजनीतिक दलों पर। राजनीतिक दल जितना इससे सीख पाए ये उन पर है। जनता की अपनी अपेक्षाएं होती, जैसे आजादी के बाद एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने की सड़क तक नहीं देते, तो भाई जो नई सरकार आई उसने एक सिंगल लेन सड़क बना, कम से कम कनेक्टिविटी तो हुई इस शहर से उस शहर तक। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी कि आपको उसे 2 लेन करना पड़ा, फिर अपेक्षाएं बढ़ी 4 लेन करना पड़ा, फिर अपेक्षाएं बढ़ी तो कहीं 1 लेन सब क्यों हो रही है। मतलब ये कि आप ये मत सोचिए कि आपने कोई ये काम कर दिया और उस काम को गिना गिना के आप चुनाव जीतते रहिएगा। जी नहीं, जनता को एक सुविधा मिल गई तो उसके बाद जनता को दूसरी सुविधा भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक टैक्स ले लिया तो कल वो टैक्स छोड़ती नहीं है, वो बिल टैक्स लेती है। बिल्कुल। तो ये जो अपेक्षाओं की आप बात कर रहे थे, बड़ी सही बात आपने कही कि अपेक्षाएं बढ़ती ही जाती हैं। अपेक्षाएं और जो इच्छाएं जरूरतें भी बढ़ती हैं, अनंत होती हैं, जरूरतें बढ़ती हैं। तो ये जो अपेक्षाएं बढ़ रही हैं वो तो जरूरत ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई अन्य डिमांड है नहीं। तो जो जरूरी सिर्फ अपेक्षाएं हैं उसके बारे में जनता का क्या कहना है इस चुनाव के बाद? क्या अपेक्षाएं सरकार से? देखिए, जनता को सरकार से अपेक्षाएं करनी ही चाहिए, उसका अधिकार। इसकी वजह क्या है? और कि ठीक है, आप फैशन की कोई चीज खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, बात समझ नहीं आती। लेकिन अपने देश में तो कोई अगर बीमार और उसकी आखिरी सांस की दवाई भी खरीदी जाती है तो उसमें सरकार टैक्स लेती है। तो जब आप टैक्स लेते हैं तो आप हमारी जरूरतें पूरी कीजिए। आपने हमारी आखिरी सांस तक हमसे टैक्स लिया, उसकी कीमत नहीं मैं चुका गया। शमशान घाट में लकड़ियों पर टैक्स लगाया गया, मतलब जब आखिरी सांस तो छोड़िए, मृत्यु के बाद मेरा दाह संस्कार होगा उसके लिए भी सरकार टैक्स लगी मेरे परिजनों से। तो भाई हमारी अपेक्षाएं तो पूरी कीजिए, फिर किस बात का आप टैक्स? तो जनता की अपेक्षाएं बढ़नी भी चाहिए, सरकार को, स्टेट को जवाबदेह होना भी चाहिए। यहाँ तक ठीक है, लेकिन जिस इस नई सरकार से जो सरकार की जनता की अपेक्षाएं हैं वो अब है रोजी रोजगार। नौकरियां एक तरह से खत्म की जा रही हैं। पूरा देश देखना, युवा चिंतित है, परेशान है, कहाँ जाएंगे? आप कह रहे हैं इस स्कीम उस स्कीम से ये कर लो वो कर लो, ठीक है, कुछ लोग उसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन ये सबके लिए मुमकिन नहीं है कि बैंक से लोन लेके सफल ही हुई। और जो सफल नहीं, आप देखिए ना, मैं आपके पटना शहर की बात करता हूँ, तभी बात करके देखिए, आप चाहिए सड़क के किनारे देखिएगा कि कुछ लोग कार लगा के या कुछ और लगा के जींस पैंट बेच रहे हैं। जी जी। एक दिन हमने एक बंदे से बात की तो पता चला मीटिंग भाई है, एक साउंड बॉक्स लगा रखा है और 200 रुपये में बेच रहे हैं। हमने कहा 200 में आप कैसे बेचते? तो उसने कहा कि स्टार्टअप के तहत हमने ये शुरू किया था, बैंक से लोन ले लिया था कि अब क्या करें, हमें इतना पैसा तो निकालना ही है कि जो सिलाई के लिए हमने कारीगर रखे उनको पैसे पे कर सके। एक जींस की सिलाई की वो 100 रुपये लेता है। 100 रुपये तो सिलाई के, बिजली बिल है, रॉ मटेरियल है, इनके अपने खर्च है, कुल मिला के 200 रुपये के खर्च का जींस इन्हें 200 में बेचना पड़ रहा है ताकि ये खर्च निकाल सके। बैंक का तो आप इन नौकरियों को खत्म करके इस दिशा में तो ना रहे, लेकिन आप बाजार कहाँ दे रहे हैं ना? तो ये रोजगार जो ये सबसे बड़ा होता है, सबसे अहम होता है, तो ये सालों से चला रहा है, मतलब हर सरकार में, हर टर्म में यही बात होती है। इसके बावजूद, इतने हंगामे के बावजूद, ज़रूरत के बावजूद रोजगार को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इस बारे में जनता का क्या कहना है, आपका क्या कहना है? देखिए, तो उसकी वजह है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। बहुत बड़ी इमारत जब मेडिकल कॉलेज की बनती है
तो आसपास के लोग कहते हैं अरे यार सरकार ने तो मेडिकल कॉलेज बनवा दी। उन सच्चाई है कि मेडिकल कॉलेज में 60% प्रोफेसर नहीं, आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी बंद है। बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज जाके देखिए, मैं भारत के तमाम मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक। लेकिन पब्लिक को दिखता है बड़ी बिल्डिंग बन गई, मेडिकल कॉलेज बन गया, तो उसे लगता है यार इस सरकार ने तो बहुत काम किया, इसको वोट कर दें। आज सड़कें बन गई, अच्छा सड़कों को बनाने में सरकार का कुछ नहीं लगता है, वो तो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिन्हें टोल टैक्स वसूलना होता है। उन कंपनी को कहा जाता है भैया सड़क बनाओ, टोल वसूल लो। पब्लिक को लगता है देखो फला सरकार ने तो 6 लेन सड़क, पब्लिक यह समझ नहीं पाई कि वो तो कंपनी के मुनाफे की सड़क है, वो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि उसे कंपनी को बड़ा मुनाफा कमाना है। कंपनी का प्रपोजल था, सरकार ने कंपनी को दिया, जवाब मेरी वाहवाही भी हो जाएगी, हमारा वोट बैंक भी खड़ा हो गया, तुम बना लो और कमाओ। कंपनी टोल वसूल के कहाँ से, लेकिन पब्लिक को ये सब चीजें दिख जाती हैं। बिल्डिंग दिख गई, वाह सरकार ने शानदार मेडिकल कॉलेज बनाया, भले वहाँ इलाज ना हो रहा, वो बात की समस्या। सड़क सरकार ने बना दी। इसलिए सरकार इन बेसिक इशूज को छोड़ के इस तरह के काम, डॉक्टर की बहाली नहीं होगी, बिल्डिंग बने, क्योंकि मेडिकल कॉलेज दिखता है, डॉक्टर अंदर वो दिखता नहीं। इसलिए सरकार इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देती है, क्योंकि वो जनता पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना चाहती है जिससे वोट खड़ा। लेकिन इससे जनता की असली समस्याएं खत्म नहीं होती। असली समस्याओं पर कैसे काम होगा, जनता के असली प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस किए जाएंगे, मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ पब्लिक के बीच से ही आनी चाहिए और समय समय पर आती है। अभी हमने बात की जो अभी चुनाव बीता, लोकसभा चुनाव, उसके जो भी परिप्रेक्ष्य में हम दलों के बारे में और आम जनता के बारे में, आगे वाला जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या परिप्रेक्ष्य दिख रहा है भविष्य में? ये बड़ा महत्वपूर्ण है आज की तारीख में ये चर्चा कर लेना। सिर पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ने विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार की। आप 2020 का चुनाव याद कीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अध्यक्ष JP नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ खूब सारी रैलियां की। और राजद की तरफ से अकेले तेजस्वी यादव थे, लेकिन वो भाजपा से ज्यादा सीट लेकर आए। क्यों? क्योंकि उनका समीकरण वोट है, जो MY समीकरण है, उसे समेटने में वो कामयाब है, मुस्लिम और यादव। इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि आक्रामक रूप से यादव और मुस्लिम ने राजद या जो गठबंधन था कांग्रेस राजद वाम दलों का, इसको वोट किया है और अपनी एकता दिखाई है और अपनी ताकत दिखाई है। और यही वजह है कि 0 से 4 पर राजद हुई, 1 से 3 पर कांग्रेस पहुंच गई, या पुनिया सिंह निर्दलीय पप्पू यादव जो जीते। ये उनकी जबरदस्त एकजुटता है। मतलब ये कि एक बार फिर लालू यादव अपनी पार्टी को, या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को उस दौर में लेकर आ गए हैं जिस दौर में ये पार्टी 90-95 में हुआ करती थी। अपने वोट बैंक को उन्होंने आक्रामक तरीके से एकजुट कर लिया, तो ये भाजपा के लिए बड़ी चुनौती थी। अब भाजपा को क्या करना है? रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी ने लिया बढ़त पाई, हर जगह गए, बोले हमने इतनी नौकरियां दी, हमने इतनी नौकरियां दी, हमने इतनी नौकरियां दी। युवाओं पर इसका असर पड़ गया और अपनी जाति को, अपने समीकरण उन्होंने बोलबंद किया। तो यहाँ भाजपा ने अगर इसकी कोई काट तैयार नहीं किया और भाजपा इस मुगालते में रह गई कि वो तो मोदी जी हैं, हम तो मोदी जी के नाम पर जी कहेंगे, तो मुझे लगता है इससे भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। तो भाजपा को, चूंकि अभी भाजपा सरकार में है, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में है, भाजपा को अब उन मुद्दों को एड्रेस करना होगा। जैसे रोजगार को तो बड़े पैमाने पर एड्रेस, अगर आप युवाओं का साथ चाहते हैं तो रोजगार को आप बड़े पैमाने पर आपको एड्रेस करना होगा। दूसरा, जो आपका अपना कोर वोट बैंक है, बीजेपी का कोर वोट बैंक कौन था पहले? वैश्य, ब्राह्मण। उसमें ब्राह्मण से नाराज होता जा रहा है। आप बक्सर की हाथ देखिए, बक्सर में जो ब्राह्मण का श्योर सीट माना जाता था, वहाँ राजपूत की जीत हुई है, ब्राह्मण उम्मीदवार भाजपा का था मिथिलेश तिवारी। आज क्योंकि इनका कोर वोट बैंक इनसे नाराज है, तो उस कोर वोट बैंक को आप कैसे मनाएंगे, उसको कैसे अपने साथ जोड़ेंगे? जमीन हमेशा अपनी मजबूत रखी, आधार जो है ना, अपने आधार कमजोर मत। इन्होंने अपना आधार छोड़ा और दूसरी दिशा में जो गए, वो आधार ही कमजोर गया। तो उस आधार की तरफ मुझे लगता है कि भाजपा को एक बार फिर लौटना होगा, जिसमें वैश्य और ब्राह्मण इनका कोर थे, बाकी लोगों को समेटना होगा अपने साथ। नहीं तो 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत आसान नहीं। क्या लगता है आपको, जनता क्या सोच रही है इस बारे में? उन्हें विधानसभा चुनाव से क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं? क्या कुछ ऐसा आंकड़ा
जो आपको लगी कि क्या इसके रिजल्ट हो सकते हैं, जनता क्या? देखिए, बहुत पहले नागार्जुन जी कह रहे थे, ना दक्षिण नावा जनता को रोटी से का। तो धार्मिक यात्राएं पूरी कर चुकी है जनता। हाँ, ये 10 वर्षों तक हिंदू के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो होना था वो एक बहुत बड़ा विवाद इस देश का खत्म हुआ। अयोध्या में मंदिर बना, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बना। जो लोग ये कहते थे कि जिस दिन फैसला आ जाता खून की नदियां बह जाएंगी तो भारत में भीषण दंगे होंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सबने माना भी, वहाँ मंदिर भी बना, उद्घाटन भी हुआ, पूजा भी, उसके बाद की चीजें अब चल रही। लेकिन उसके बाद क्या? सही सवाल। उसके बाद क्या? उसके बाद रोजगार, उसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर भविष्य। हम अपने बच्चों को किसी अंधेरी गुफा में नहीं धकेल सकते। हमें उनके लिए रास्ता चाहिए। तो जब उनके लिए रास्ता चाहिए, वो रास्ता सरकार हमें दिखाए, तब हम उस सरकार के साथ खड़े हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब ये सही समय है, और बिल्कुल सही समय है, जब सारे राजनीतिक दलों को असली मुद्दों पर वापस आना। और ये लोग अब आएंगे, क्योंकि इस बार भी चुनाव ने इन्हें सीख दिया, ऐसा नहीं दिया या बात हो गया हो गया। बहुत यात्राएं कर ली थी, यात्रा से लौटी है और चला घर में। अब देखिए कि खेती कैसे होगी। तो अब मुझे लगता है कि सब लोग जमीन पर वापसी करेंगे और अगला चुनाव असली मुद्दों पर ही होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बिल्कुल सही लगता है, और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई असित जी के साथ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विधानसभा चुनाव के लिए एक ही मुद्दा सबसे सामने दिख रहा है, सबसे बर्निंग टॉपिक, वो है रोजगार, रोटी। इस पर बात करनी है, महंगाई का मुद्दा है जिस पर सबसे ज़्यादा बात करनी है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल असित जी, आप बहुत कीमती वक्त हमने दिया और बहुत अच्छी बात थी। आप तानिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम नए टॉपिक और नए गेस्ट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तो तब लेते हैं इजाजत। नमस्कार। Right.